हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी 24x7 के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज है 26 दिसंबर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के सभी 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज का ये वीडियो। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी पर 2 साल का बैन लगाया गया है? जी हाँ, इनको नाडा ने यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने इन पर बैन लगा दिया है क्योंकि इन्होंने प्रतिबंधित ड्रग्स का प्रयोग किया है। जी हाँ, इनका नाम है सतनाम सिंह। ऑप्शन बी आपका सही होगा। यह एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। ये पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस नॉर्थ अमेरिका न्यूयॉर्क का एक क्लब है, एनबीए। ये तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, तो ये उसके लिए भी खेल चुके हैं, इसलिए अभी ये ज्यादा चर्चा में है। ठीक है ना, और इन पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है। ठीक है, नाम इनका सतनाम सिंह और ये पंजाब राज्य के रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी सरकारी फिल्म मीडिया यूनिट्स के विलय को मंजूरी दे दी है? तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 फिल्म मीडिया यूनिट के विलय को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। कौन कौन सी हैं देख लीजिए नाम, ध्यान से सुन लीजिए। फिल्म फेस्टिवल निदेशालय नंबर 1, नंबर 2 फिल्म प्रभाग, नंबर 3 चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, और भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय को मंजूरी दे दी गई। यानी कि अब संयुक्त रूप से इनको क्या कहा जाएगा? एनएफडीसी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। ठीक है, हाँ, तो अब इनको संयुक्त रूप से एनएफडीसी कहा जाएगा क्योंकि इसमें जो आपका ऑनलाइन कंटेंट है या फिर जो बच्चों के लिए कंटेंट है उस पर क्या है अच्छी तरीके से नज़र रखा जाएगा, और जितनी भी मूवीज़ हैं आपकी उनके डेवलपमेंट पर और काम किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा फिल्मों का निर्माण किया जाता है। एक साल में लगभग 30,000 फिल्मों का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 वर्ल्ड कप को किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? जी हाँ, और आप सभी जानते हैं ऐसा क्यों किया गया होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी की वजह से ऐसा कदम उठाया गया है। बहुत सारे टूर्नामेंट हैं जो नेक्स्ट ईयर शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 वर्ल्ड कप को 2023 तक के लिए, कब तक? 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। हाँ, ये पहले 2021 में खेले जाने वाले थे लेकिन अब नहीं खेले जाएंगे, अब 2023 में खेले जाएंगे। जो आपका अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप होगा वो इंडोनेशिया में खेला जाएगा। कब? 2023 में जब खेला जाएगा तो इंडोनेशिया में खेला जाएगा। ठीक है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा 2023 में, तो आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया। और अंडर 17 कहाँ खेला जाएगा? तो पेरू में खेला जाएगा। बात हो रही है फीफा की, तो सबसे पहले तो फीफा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। ठीक है ना, एक बार फिर से सुन लीजिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी स्थापना की गई थी 1904 में और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में नए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की गई है? तो इस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस राज्य में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम निर्माण की घोषणा की है। तो यह राज्य है आपका ओडिशा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इसको उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जाएगा। कहाँ पर? उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जाएगा। और ऐसा कहा गया कि इसमें दर्शकों की जो संख्या होगी बैठने की वो लगभग 20,000 होगी। ठीक है, हाँ, इसको 2023 तक बनाए जाने की पूरी उम्मीद है, यानी कि निर्माण कार्य 2023 तक पूरा हो जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि 2023 में हॉकी पुरुष विश्व कप जो कि भारत में होने वाला है या फिर भारत मेजबानी करने वाला है तब तक, और वो कहाँ होगा? उड़ीसा में ही आयोजित होगा। तो उड़ीसा सरकार ने ऐसा कहा है कि 2023 तक ये बन जाएगा और इसमें ही आपका पुरुष विश्व कप का हॉकी का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस महान नेता की जयंती 25 दिसंबर को मनाई गई? तो 25 दिसंबर को दो महान नेताओं की जयंती मनाई जाती है। एक
अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे मदन मोहन मालवीय जी, यानी कि ऑप्शन ए व बी दोनों सही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी आपका सही होगा। अटल जी के जन्मदिन को यानी कि आज 25 दिसंबर के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल जी 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। इन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। और अभी कुछ दिन पहले आप सभी जानते हैं कि इन पर एक सुरंग का भी उद्घाटन किया गया। अटल सुरंग दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क सुरंग का अभी उद्घाटन किया गया है। कब? 3 अक्टूबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई है टोटल 9.02 किलोमीटर। ठीक है, क्या नाम है? अटल सुरंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मदन मोहन मालवीय जी की। तो इनका भी जयंती जैसा कि आप सभी जान गए होंगे कि 25 दिसंबर को मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष। यह बीएचयू के संस्थापक हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक और महान शिक्षाविद हैं। इन्हें भी साल 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मदन मोहन मालवीय जी को एक साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन को की तरफ। हाल ही में किस प्रख्यात मलयालम कवि, संरक्षणवादी और महिला कार्यकर्ता का निधन हो गया? इनका नाम है सुगाथा कुमारी। तो सुगाथा कुमारी जी का निधन 86 वर्ष की आयु में हो गया। कितनी एज थी इनकी? 86 वर्ष इनकी आयु थी। 2006 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिनके लिए इनको सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो वो रचना है मन लेज हूथू। क्या नाम है उस रचना का? मन लेज हूथू। इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप बिना किसी एजिटेशन के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रयागराज स्थित इफ्को की इकाई से किस गैस का रिसाव हुआ? ठीक है, हाँ। तो ये कौन सी गैस है आपकी? अमोनिया गैस है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। इससे क्या हुआ? अमोनिया का रिसाव हुआ, जिससे कि 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और कई लोग बीमार हो गए। ठीक है, अमोनिया का फुल फॉर्म क्या है? NH3। तो जो अमोनिया गैस है उससे क्या होता है, जब तकलीफ उससे क्या तकलीफ होती है जिससे कि मौत हो जाती है? तो अमोनिया के रिसाव से जब लोग इसके कांटेक्ट में आते हैं तो आंखों में जलन होने लगती है, त्वचा, नाक और गले में भी जलन होने लगती है, और जलन इतनी बढ़ जाती है कभी कभी क्या है, मृत्यु भी हो जाती है। तो याद रखना है आपको, इससे संयंत्र भी पूछ सकता है और गैस भी पूछ सकता है। और कहाँ पर स्थित है? ये प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से आपके बन सकते हैं। एक तो प्रयागराज में स्थित है, दूसरा इफ्को उर्वरक है, इफ्को की ही एक यूनिट है। ठीक है, इफ्को का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, और कौन सी गैस है, इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 8वां लेते हैं। हाल ही में किस महाद्वीप में पहली बार कोरोना का मामला सामने आया है? तो ये महाद्वीप है दक्षिणी महाद्वीप अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो अंटार्कटिका में चिली के एक अनुसंधान केंद्र में कम से कम 36 लोग संक्रमित पाए गए हैं। ठीक है ना, हाँ। और ये दक्षिणी महाद्वीप का पहला मामला है। ठीक है, हाँ, पहली बार ये यहाँ पर संक्रमण देखा गया है। क्या है अंटार्कटिका में? वैसे तो ये पूरा निर्जन है, लेकिन यहाँ पर भारत सहित अन्य कई देशों के क्या है यहाँ पर वो वैज्ञानिक अनुसंधान के केंद्र हैं। लगभग 60, कितने? 60 परमानेंट वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन है। भारत के यहाँ पर भी 2 बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, एक मैत्री और एक भारती। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अंटार्कटिका में भारत के कौन से वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं या अनुसंधान स्टेशन है? तो एक है आपका मैत्री और दूसरा है आपका भारत। अगर बात करें इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है, यानी कि एक दूसरे से कितनी दूर है दोनों? तो लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पर महाद्वीप की, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे बड़े से छोटे के क्रम में देख लेते हैं एक बार फटाफट से, है ना। हाँ, तो आप सभी जानते हैं कि कितने महाद्वीप हैं टोटल? टोटल 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7 महाद्वीप। तो मैं आपको बताऊंगा बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा है एशिया, जिसमें के आप हिस्सा हैं। ठीक है ना, इंडिया आपका कहाँ आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। फिर नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, और 5वां आता है आपका अंटार्कटिका।
ठीक है ना। छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रशिक्षण निदेशालय ने किस नाम से एक ऑनलाइन शिक्षण मंच शुरू किया है? तो ये जो मंच है इसका नाम है भारत स्किल। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो प्रशिक्षण निदेशालय ने आईटीआई, ध्यान से सुनना है, जो छात्र आईटीआई करते हैं उनके लिए एक डिजिटल कंटेंट प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है। किसके साथ? दो महत्वपूर्ण फाउंडेशन है, याद रखना, पूछ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एंड नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है। इससे क्या है, लगभग 1,20,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। लगभग 1,20,000 छात्र लाभान्वित होंगे। और किसके छात्र? आईटीआई के। ठीक है, याद रखना है। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? एक भारतीय हैं, सत्य नडेला। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ने किस तारीख से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है? तो ये तारीख है 1 जनवरी 2021। किससे? 1 जनवरी 2021 से सभी 100% वाहनों पर जो टोल से गुजरते हैं उनके लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। हालांकि फास्टैग का जो नियम है काफ़ी पहले भी लागू किया गया था, यानी कि 1 अक्टूबर 2019 से लागू किया, लेकिन धीरे धीरे इसकी समयावधि बढ़ती रही। ठीक है ना। हाँ, पहले पूर्णतः जरूरी नहीं था, लेकिन अब 1 जनवरी से सभी वाहनों के लिए बिल्कुल से ज़रूरी हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। वर्तमान में आपके केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को यहीं से बंद नहीं करना है, ठीक है ना, थोड़ा सा रुकना है। देखिए, कल मैंने आपसे पूछा था हाल ही में किस देश के स्ट्रीट फूड को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये देश है आपका सिंगापुर। बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत बधाई बधाई उनको, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छे से वो वीडियो देख रहे हैं और अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, सिंगापुर तो क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर जो खाना बनता है वो इतना सस्ता होता है और अच्छा खाना होता है कि लोगों को, हर एक वर्ग के लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है और बढ़िया ताज़ा खाना होता है। ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई सिंगापुर यूनेस्को की। ठीक है। यूनेस्को ने भारत के भी हाल ही में दो स्थानों को विरासत सूची में शामिल किया है। वो कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा। ठीक है। हाँ, तो एग्जाम में आ सकता है कि मध्य प्रदेश के किन दो स्थानों को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया, ये भी याद रखें। अब ले लेते हैं आज का प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर कल का वीडियो देखा होगा तो आपको आंसर जरूर से पता होगा। हाल ही में भारत में एक नई आर्द्र भूमि परिसर को जोड़े जाने के बाद आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोई सवाल, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर से शेयर करें। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।